धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं ट्रंप महान। और ट्रंप को महान हम क्यों कहते हैं आप लोग जानते हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आज भी उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से, कहानियां, खबरें नहीं होती, वो कुछ सी कहानियां लिखी जा रही हैं, ताकि हर वक्त सिर्फ मैं दिखता रहूं। जैसे हमारे वाले यहां पर हैं कि कल जब बिहार में चुनाव होगा तो भूटान पहुंच जाएंगे और सारे दिन टीवी पर चलते रहेंगे, मोदी ने जाके भूटान में ये कर दिया, मोदी ने जाके भूटान में वो कर दिया, ताकि वोटर को प्रभावित कर सकें। खैर, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नई गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत कनाडा से करते हैं। कपिल शर्मा स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप जानते होंगे, उन्होंने वहां पे रेस्टोरेंट ढाबा हुआ खोला है अपना। आए दिन उस पर फायरिंग होती रहती है, उनसे रंगदारी मांगी जाती रहती है। खबर छपी है कि फायरिंग करके रंगदारी मांगने वालों को कनाडा की जो सरकार है वो वहां से भगाने वाली है, डिपोर्ट करने वाली है। लेकिन इसी के साथ एक खबर और छपी कि ब्रिटेन के जो जासूस हैं वो भारत के खिलाफ साजिश रचे कनाडा में। दोनों चीजें क्या कहलाती हैं? कनाडा में जो इस तरह के कुछ गुंडे, खासकर भारतीय मूल के या दूसरे भी हैं, केवल भारत के नहीं, लेकिन मुख्य रूप से भारत के हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, गैंग बनाते हैं, असैसिनेशन में ट्राई करते हैं। एच.एस. निज्जर को इन्होंने मारा, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। तो इन पर वो एक तरह से क्रैकडाउन कर रही है और डिपोर्ट करने में वो जो अपराधी खुलेआम पकड़ेंगे उनको तो संभवतः नहीं डिपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं अपने ओरिजिनल देश को वापस जाइए, हमारे देश में आपकी जगह नहीं है। आप बाहर से आके हमारे नागरिकों के ऊपर, जो ओरिजिनल यहाँ के, उसके ऊपर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। या तो पहला चीज हुआ कपिल शर्मा या जो भी इसके साथ ये बिश्नोई गैंग है, ये सब है, इनका कोई महत्ता अब नहीं रहने वाला है। जहां तक यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की जासूसी की बात है, तो हमारे दर्शकों को मालूम है, हमने बात की है फाइव आइज, यूएस, यूके, कनाडा, इधर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अंग्रेजी स्पीकिंग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इन लोगों ने अपने आप में एक बनाया था कि हम इंफॉर्मेशन जो भी मिलेगा एक दूसरे को मदद करने के लिए वो शेयर करेंगे। फाइव आइज, 5 आंखें, यानी 5 जोड़ी आंखें जो भी हो। और इसमें इन्हें कुछ पता चला था इस निज्जर घटना पे 2023 में, 2 वर्ष हो गए ना, हाँ। तो इसको इन्होंने शेयर किया था, लेकिन हालांकि शर्त भी लगाया था कि केवल टॉप अफसरों को दिखाया जाए, इसको पब्लिक ना बनाया जाए, क्योंकि हमारा जो अभी धंधा वगैरह है भारत के साथ है, उसको हम अभी नहीं तोड़ना चाहते। हम उसको, कुछ होगा, उनका बेसिक तो वही है, लेकिन ये चीज उन्होंने उसके तहत किया था। और 3 ऐसे सबूत दिए थे, जैसे दिखता है साफ न्यूज में, क्या एग्जैक्ट सबूत थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है, जिससे कि साफ दिखता है कि जो हत्यारा है उसका संबंध भारत के जो यहाँ का इंटेलिजेंस है उसके साथ है। वो बातचीत से उन्होंने पकड़ा है, रिकॉर्ड किया है, जिसका नाम वो कहते हैं स्पाई सेल इंटरसेप्टर। इससे उन्होंने इंटरसेप्ट किया। जी, लगता है ब्रिटेन में, कनाडा में और अमेरिका में, और खासकर जो सिख कम्युनिटी है उससे जुड़े हुए मामलों में लगातार जो इस तरीके की खबरें हैं, हम जानते हैं, आ रही हैं, और ये अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। चलिए एक ऐतिहासिक खबर की बात कर लेते हैं। हमारी राष्ट्रपति जो हैं अंगोला पहुंच गई हैं। दावा किया जा रहा है कि भारतीय मूल की वो पहली राष्ट्रपति हैं जो वहां पहुंची। हाँ, ये सही बात है। अंगोला का 50वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता का, और इस पर इन्होंने सोच समझ के हमारे देश के राष्ट्रपति साहिबा को आमंत्रित किया, जो स्वीकार किया गया। और वहां पे अभी हैं, शायद आज ही है, 8 से कल पहुंची थी, यानी 11 तक है वहां पे। और उसके बाद से 11 से लेके 2 दिन और 13 तक वह बोत्सवाना जो बगल में वहां पे है। तो ये तो है कि ठीक है, यह एक अतिथि के रूप में जा रही है, मुख्य अतिथि के रूप में। भारत की जो
एक कहें तो फिनांस कैपिटल का निवेश जो है अफ्रीका डेस्टिनेशन काफी समयों से बन रहा है और हाल फिलहाल में काफी तेजी से बढ़ा है। चीन के टक्कर में तो हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन बढ़ रहा है और इसको अमेरिका इंग्लैंड एक तरह से कहें तो बढ़ावा नहीं दे, लेकिन उसका विरोध भी नहीं करते हैं ताकि ये चीन के टक्कर में आगे बढ़े, वहां ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो। तो ये मात्र राष्ट्रपति साहिबा नहीं गए, इनके साथ और भी फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह वगैरह गए हैं जो एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री में भी होगा, ताकि ड्रोन तो हम नहीं देते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर्स कुछ हैं, हमारे मिसाइल सब हम व्यापार में लाने लगे हैं दूसरे देशों के देने के लिए। ब्रह्मोस्त्र ना हो लेकिन बाकी दूसरे जो तरह के हैं मीडियम रेंज के मिसाइल हम एक्सपोर्ट करने के लायक हो गए, आर्म्स एम्यूनिशन देने लगे। हालांकि मैक्सिमम अभी इजराइल को जा रहा था, लेकिन इधर भी डाइवर्शन करने की बात हो रही है। तो इसके रूप में देखा जाना चाहिए कि जहां एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जहां एक होड़ लगी हुई है, रशिया भी जा रहा है साहेल रीजन में, अमेरिका फ्रांस भी कोशिश कर रहा है लेकिन हटाया जा रहा है, और इसके बदले में जो खाली हो रहा है चीन तो घुसा ही हुआ है, भारत भी जा रहा है। जी चलिए बढ़ाते रहिए संबंध, लेकिन जिस अफ्रीका या खासकर साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स बनाया गया था उसका तो बेड़ा गर्क, ये कहना कुछ गलत ना होगा कि हमारे जरिए किया जा रहा है। राजनाथ सिंह काहे धमका रहे हैं बांग्लादेश के प्रधान सलाहकार डॉक्टर यूनुस को? आपको याद होगा जबकि पाकिस्तान के चीफ और उनके जो लोग आए थे, प्रधानमंत्री यहां आए थे, तो उनको गिफ्ट दिया था, उसमें बांग्लादेश का वो नक्शा दिखाया था जिसमें भारत के कुछ हिस्सों पर इन्होंने दावा किया था, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों पे। उस दावे के कारण ये हमारे रक्षा मंत्री नाराज थे, उन्होंने कहा कि यह गलत बात है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हम शांतिपूर्वक लोग हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है उन्हें हम नहीं बदल सकते। यह बात तो सही कहा था उन्होंने, लेकिन राजनाथ सिंह ने इसके आगे कहा कि हम ऐसे कमजोर या कायर नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम दिखा भी सकते हैं। इससे वो भड़के हुए नाराज हैं कि भाई यह बोलने का तरीका नहीं है, यह अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो आप हमें धमकी दे रहे हैं, बात गलत है। तो मुख्य रूप से अपनी अपनी जनता को दिखा रहे हैं कि हम इस तरह की बोल वचन कर सकते हैं और इससे अपना संबंध खराब कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन मैं टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना चाहता हूं। इतने दिनों बाद बिहार चुनाव में भाषण वीर बनने की जरूरत क्या पेश आई थी? तभी बोलते नहीं, यह तो आवश्यक है इन लोगों के लिए, इसी के आधार पर तो चुनाव जीत रहे हैं या लड़ रहे हैं। इनका मुख्य आधार यदि कहें, एक विकास नाम जरूर ये लोग इस्तेमाल करते, चाहे किसी पार्टी को। विकास का क्या मायने है? वो वास्तव में कहें तो रोड भी पहले की तुलना में अच्छा होने के बावजूद अभी गड्ढे भरे पड़े हैं, आपका वातावरण AQI से बुरी तरह बेहाल हो रहा है, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य तो गायब ही है, उस पर आपको बात करना चाहिए था। और इस समय वो बोल रहे हैं, जबकि ढाका में वहां पे जो बैंड है आपका वहां की पार्टी जो है अवामी लीग शेख हसीना वाली, वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से हजारों की संख्या में ढाका में मार्च कर रहे हैं और वहां पे हंगामा हो रहा है। ऐसे समय बोल रहे हैं तो और भड़काऊ एक तरह से हो रहा है। तो इनका एक तीर से कई मतलब लक्ष्य पे साध रहे हैं। बिहार चुनाव ही है, दिखा रहे हैं कि इन्हें भी बोलने का मौका है, बोल सकते हैं। इन्होंने बांग्लादेश की जो दिया गया भारत के नक्शा के साथ मिला के, उसकी इस बार बाय द वे निंदा की है, कड़ी निंदा इन्होंने नहीं की। जी ये तो निंदा मंत्री के नाम से मशहूर है। खैर अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ की हवा जो है दूषित हो चुकी है, क्या किस लेवल पर तक पहुंच गया, लेकिन सरकार कह रही है 10-11 साल में जो खराब हुआ, आप क्या सोच रहे हो 2-4 महीने में ठीक कर देंगे हम लोग उसको? तो फिर बिहार में क्यों खराब है, पटना में क्यों खराब है? पटना में PM10 यानी जो पार्टिकुलेट मैटर जो है, हालांकि बहुत छोटा होता, नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, हमारी बाल की जो मोटाई है उसके 1/7वां मतलब है। PM 2.5 मतलब 1/27-28 मतलब बहुत ही नगण्य है, लेकिन वह हमारे उसमें मतलब दिल के अंदर तक पहुंच जाता है, इतना पतला है, खून में प्रवेश हो चुका है। तो वो बाकी जगहों में क्यों नहीं वो साफ कर रहे हैं? और इसको सफाई करने की जहां तक बात है, अभी मैं कल ही खबर में पढ़ रहा था, हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पंजाब में जो पुआल या वो जो भी उसको बोलते हैं जलाते थे, वो उसकी संख्या में भारी कमी आई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। यानी अब बीजेपी की यहां की भी सरकार नहीं करी कि वहां से जो प्रदूषण आ रहा है उसके कारण फैल रहा है।
यह मुख्य रूप से दिल्ली की समस्या, यहाँ के गाड़ियों की, फैक्ट्रीज की, वगैरह वगैरह की, और इसको कंट्रोल में लाने के लिए बहुत लंबे उसकी कोशिश नहीं है। हालांकि दिखाने के लिए उन्होंने किया, ऊपर से पानी बरसाया, लेकिन वह टाई टाई फुस हो गया एक तरह से। और सड़क के किनारे भी आम आदमी पार्टी के जमाने सारा कहीं की देखेंगे आप, रेड लाइट के पास, तो वहां पे वो पानी का फुहारा डाल रहे हैं, वो दिखावा मात्र, इससे कुछ नहीं होगा। मुख्य मुद्दा है गाड़ी और फैक्ट्री की आप करें। मुख्य मुद्दा है कि दिल्ली में क्यों इतना बेरोजगार भारत के अन्य जगहों से लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। इसको आप कंट्रोल में लाएं, ये सब अपने आप कंट्रोल में होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये करना नहीं है। जैसे इन्होंने नकली यमुना बना दी थी साहब के लिए ताकि वो छठ स्नान कर सकें, वैसे ही किसी दिन एक नकली आसमान बना देंगे। नकली बारिश कर तो नहीं पाए हैं। अब शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों की। यहां जो पहला अपडेट है वो ये, क्या वाकई में पाकिस्तान साजिश रच रहा है अफगानिस्तान में तख्ता पलट की, और कतर इस बात पर भड़क रहा है? कतर की भड़कने की बात वैसे नहीं आई है, और पाकिस्तान, मुझे लगता है यह मतलब एक तरह से अफवाह है सोशल मीडिया पे, कि वह कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोशिश करेगा तो चीन से उसकी मतलब तनातनी हो जाएगी, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कोशिश नहीं करेगा। हालांकि इस बीच में ईरान भी बीच में आ चुका है। इनका जो भी जितना भी राउंड हुआ, कतर में हुआ, इस्तांबुल में हुआ, वह नहीं हुआ। और ईरान का इसलिए भी है कि जो पानी रोक रहा अफगानिस्तान, उसमें ईरान की भी मतलब 2 नदी वहां का है, जिसमें उसका खुद का भी उसमें वो है, मतलब उसका इंटरेस्ट है, नहीं तो ईरान में पानी के लाले पड़ने शुरू हो जाएंगे। और इसलिए उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के विदेश मंत्रियों से, खासकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत से लौट के गए हैं और तब से समस्याएं वहां ज्यादा तेजी से बढ़ी है, तो उससे भी बातें की है। पूछा होगा क्या कर रहे हो, तो ये सारे के सारे ये अपना अपना बंसी उसमें लगाए हुए हैं, क्योंकि वहां पानी में मछलियां जो हैं वो छटपटा रही हैं, बड़ी मतलब बहुत एक ओपन लड़ाई की संभावना बन रही है। और कोशिश सब तरह से हो रही है। अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं कि टीटीपी को कंट्रोल करे, और पाकिस्तान के लिए बहुत भारी समस्या बन रहा है। तो देखते हैं, और यदि वास्तव में पाकिस्तान वहां का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, तो चीन जरूर इससे मतलब वाकिफ होगा, उसको मालूम होगा क्या चीन भी इसकी चाहत में है, क्योंकि ऐसा करता है तो पूरे तालिबान उसके गले की हड्डी बन जाएगी। जी, क्या चीन, ये लोग कतर जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं, और अब ईरान ने कह दिया चलो भाई मैं तुम्हारे बीच में बैठ के बातचीत करा देता हूं, अभी देख रहा है कि भाई तुम कितना उछल कूद कर सकते हो? दोनों है। एक तरफ तो चीन से जब ये नहीं मसला समझा, मतलब संभला, क्योंकि टीटीपी के कारण चीन का जो भी पाकिस्तान चीन या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वह एक तरह से खटाई में पड़ रहा है। जो भी डैम वगैरह इर्द गिर्द बन रहे हैं बलूचिस्तान में, वहां कई आक्रमण हुए, चीनी कार्यकर्ताओं या उनके वर्कर्स, इंजीनियर्स तक को भी मारा गया है। चीन को मजबूरन यह करना पड़ा है कि वो अपना सिक्योरिटी फोर्सेस लाए, अपना सिक्योरिटी फोर्सेस का बेसिकली आर्मी ट्रूप्स लाएगा, तो उसके लिए एक समस्या बन रहा है। तो चीन चाहेगा कि ये सुलझे। यदि डायरेक्ट उसके आने से नहीं सुलझ रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या जो तालिबान बेस्ड है, अफगानिस्तान बेस्ड जो पाकिस्तानी तालिबानी है, उनसे नहीं कंट्रोल मारा, तो चाहेगा कि भाई तुम आपस में यदि मिल लो, जिसमें आपका कतर, टर्की एंड ईरान है, तो उसके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे अभी मसला हाल फिलहाल में सुलगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अफगानिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए, ताकि वहां पे प्रो तालिबानी सत्ता आ जाए, एंटी अमेरिकन सत्ता आ जाए, और पूर्ण रूप से जो उनके नजर में इस्लाम का जो परिभाषा है, उसके हिसाब से पाकिस्तान भी उसके कंट्रोल में आ जाए। जी, इस्लाम की तो सबके लिए परिभाषा अपनी अपनी हो गई है, वरना आप देखिएगा गाजा में क्या कत्लेआम हुआ। क्या तालिबान की तरफ से कभी कोई एक स्टेटमेंट भी आया? क्या उइगर मुसलमानों के साथ चाइना कुछ अच्छा करता है? क्या तालिबान कभी कुछ बोलता है? उसने 2 मिनट में चाइना से संबंध बना लिए। क्या भारत में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर कोई लेना देना है उसको? नहीं, उसका अपना एक धंधा है। सबका असल में एक धंधा है। कोई भी धर्म हो, किसी का भी हो, किसी को कोई लेना देना होता नहीं है। लोग जरूर जनता के आपस में उलझे रहते हैं, ओए मोदी आ गया हिंदुओं का धर्म स्थापित कर देगा। खैर, अगली जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में सेना के 2 जवान गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ, ये आश्चर्य की बात है, नाम तो नहीं दिया गया है। और एक जब वो भंडा फुटा तो भाग भी चला, वो रजौरी यानी फॉरवर्ड बेस में था, वहां पे भाग चला, लेकिन कहीं बीच में पकड़ा गया। और कहते हैं कि इनके पास जो लोकेशन देते थे
लोकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है जीपीएस के लिए और किसी भी बॉम्ब के लिए, चाहे एआई हो या ना हो उसमें। और यह ऑपरेशन सिंदूर के जमाने से ही काम कर रहे थे और ये जुड़े हैं उनके साथ उसमें इंस्टाग्राम और दूसरे तरह के सोशल मीडिया पे। हालांकि फौज में बैंड है और फोर्ट बेस में तो बिल्कुल बैंड है, स्मार्टफोन अलाउड ही नहीं होगा, लेकिन ये छुप छुपा के ये काम करते थे। अब दोनों पकड़े गए हैं, क्या डिटेल उन्होंने भेजा ना भेजा, हो सकता है कि रिंग हो पूरा का पूरा, दो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनके पीछे भी कुछ लोग होंगे और वो लोगों का भी भंडाफोड़ होगा। जी चलिए देखते हैं क्या भंडाफोड़ होता है। लगातार पकड़े जा रहे हैं, यूट्यूबर तक को पकड़ के जेल में डाला है, निकला कुछ है नहीं, पता नहीं हल्ला मीडिया में खूब मचाते हैं, बताते कुछ नहीं है, पर्दे के पीछे लगता है कोई खेल बड़ा चल रहा है। ये तो जरा मरासी कोई मछली उभर कर उछल कर बाहर आ जाती है। अगली जो खबर है वो है उस आसिम मुनीर से जुड़ी हुई जो अभी तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं चला था, सेना प्रमुख हुआ करता था पाकिस्तान का, पहले फील्ड मार्शल बना और अब ताहयात, मतलब जब तक जीवन है उसका, वो फील्ड मार्शल रहेगा, बावर्दी में रहेगा। ये सब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इसको इनाम दिया जा रहा है या ट्रंप बाबा ने कहा, क्योंकि वो उसको बड़ा पसंद है ट्रंप को, इसकी वजह से हो रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? ट्रंप ने डायरेक्ट तो संभवतः नहीं कहा होगा, इस तरह का मतलब हस्तक्षेप असंभव नहीं है। मतलब ट्रंप के प्रतिनिधि कुछ होंगे, डीप स्टेट का कुछ होगा, तो जो आप कह रहे हैं हो सकता है सही भी हो। लेकिन ये जो तानाशाह हैं जो ऊपर पोस्ट पे पहुंचते हैं, इनको पता है कि हटने के बाद से इनका क्या हश्र हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों को उठा के जेल में डाला है, इमरान खान को जेल में डाला है। तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि केवल कहने के लिए नहीं, मतलब फील्ड मार्शल रिटायर हो ही नहीं, इस तरह की कोशिश है। तो ये जहां तक है, आर्मी के फील्ड मार्शल है, वैसे ही एयरफोर्स के मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होंगे, नेवी वाले मार्शल ऑफ द नेवल फ्लीट होंगे, इस टाइप की चीज होंगी। और रिटायरमेंट हो ना हो, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, यानी इनको भय बहुत ज्यादा है जो इन्होंने अपने पूर्वजों के साथ, अपने साथियों के साथ किया है। ये बहुत भयभीत है, बहुत डरपोक लोग हैं, इनको इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, मतलब अंदाजा नहीं इनको कि जो इन्होंने बाकी लोगों के साथ किया, इनके साथ भी वो चीज हो सकता है। इनको नजर नहीं आ रहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या हुआ, वो चाहे विदेशी ताकत हो चाहे देशी ताकत हो, वह नजर नहीं आ रहा है। और वास्तव में क्रांति होती है, लोग कहां जाएंगे कहना मुश्किल है। जी चलिए देखते हैं खैर क्या होता है। लेकिन जब बर्बादी करनी हो सरकार को किसी देश की, तो इस तरीके के कानून लाती है। अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। काफी दिनों बाद हम इस पे बात कर रहे हैं। 36 अफ्रीकी देश हैं सर, और उनके 1400 लोग रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा दावा किया है यूक्रेन के विदेश मंत्री ने, और बाकी उनके मीडिया पे आ रहे हैं। कुछ कुछ हद तो सच्चाई इसे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका का ही ये न्यूज था कि 7 लोग वहां पहुंच गए थे और भागने के लिए हंगामा कर रहे थे। 7 नहीं 17 लोग, ऐसे ही कुछ कीनिया से भी आया था। यानी मतलब कुछ न कुछ सच्चाई है, इनके यहां भी सैनिक आ रहे हैं। हालांकि इस पर यूक्रेन का कहना है कि दबाव डाल के फंसाया गया इनको। अब ये फंसे हैं कि इन्होंने, यूक्रेन में भी हजारों के हजार दूसरे भारत के सैनिक आए हैं कि यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि उनको एनकरेज किया जाता है, और वैसे लोग जो जेल में हैं, जैसे इंग्लैंड या कहीं पे है, स्पेशली पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस में, तो उनको इनकरेज किया जाएगा कि तुम्हारी जो जितनी भी मतलब सजा है उसको माफ किया गया, तुम जाओ लड़ो, वहां पे बच गए तो अच्छी बात है, पैसे मिलेंगे, ना मिले तो कोई बात नहीं है। तो इसमें सच्चाई हो सकता है। एग्जैक्टली 1436 कहा गया है, जो 36 देशों से अफ्रीका के। तो यह पूरे अफ्रीकी जनता को सोचना होगा कि भाई हम दो ताकतों के बीच में लड़ाई हो रहा है, कोई इसमें समाजवाद को बचाने के लिए यूएसएसआर नहीं है, अब रशिया के बीच में लड़ाई हो रहा है। और उसमें पुतिन जो भी कर रहे हैं, इस तरफ से ट्रंप जो कर रहे हैं, हम लोग क्यों मरे, हम लोग अपने सैनिकों को क्यों भेजे। और यह भारत के भी जनता को सोचना होगा कि हमारे लोग, चाहे वह इजराइल जाए, चाहे यूक्रेन जाए, चाहे रशिया जाए, कहीं भी जाए, मरने के लिए क्यों जाए। यहीं पर क्यों नहीं हम संघर्ष करें, यहीं पर क्यों नहीं हम ऐसी समाज बनाने की कोशिश करें, तलाश करें जिसमें सबको रोजगार मिल सके। जी नहीं, यहाँ पे तो हमें सिर्फ धर्म स्थापित करना है। अगली जो खबर है वो है जर्मनी से। आपने पढ़ी होगी सर। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में नेटो के सैनिक वहां जुट रहे हैं। तो क्या अब नेटो की एंट्री होने वाली है जंग में? ये एक मतलब बवंडर हवा फैला रहे हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं कि रशिया का प्लान है कि अगले 2 वर्ष तक लड़ेगा और वह पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा। अभी हाल फिलहाल में आया कि उसने पोक्रोवस्क, जो कि काफी बड़ा शहर था, और उसमें तकरीबन उत्तर दक्षिण
पूर्व से भी, पश्चिम से शायद थोड़ा सा बच्चा हुआ, लेकिन वहां से भी घेर लिया है। और 5,000 से अधिक यूक्रेन के सैनिक फंसे हुए हैं। यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर और जो डिफेंस चीफ है, उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आत्मसमर्पण तो करवा नहीं सकते, 5,000 बहुत ज्यादा होता है, बहुत बेइज्जती होगी। तो ये सब बातें चल रही है। और जर्मनी बहुत कूद रहा है। जर्मनी में जो नए जो वहां के चांसलर बने हैं, वह पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी भले ही अमेरिका है ना है, वो जो E3 हैं इनके साथ फ्रांस और इंग्लैंड मिलके यह रशिया को नेस्तानाबूद कर देंगे स्ट्रेटेजिकली, यानी हमेशा हमेशा के लिए इस तरह से बर्बाद कर देंगे ताकि वो अगले 20 25 50 वर्ष तक खड़ा ना हो सके, बिना इनकी जनता को बताए कि भाई जब तुम घुसना शुरू करोगे तो एटम बॉम्ब जो लेके उसके पास है हजारों की संख्या में है, और अब नए नए जो उसके मिसाइल्स बन गए जिसको इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल भले ही ना हो, लेकिन यदि 500 मारता है तो अधिक से अधिक 40-50 तुम इंटरसेप्ट करोगे। उसका क्या होगा? क्या वो अचार बनाने के लिए उस तरह रखा हुआ है? जी बिल्कुल सही बात है। क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को बवाल कराने की, कह सकते हैं चांसलर के नाम में मर्ज है, तो वो तो खुद एक मर्ज है, बीमारी बन गए अपने देश के लिए भी, अगल बगल के लिए भी। स्लोवाकिया साफ कह चुका है यूरोपीय यूनियन को कि तुम जो चाहते हो रूस के खिलाफ मैं वो नहीं करूंगा। स्लोवाकिया, हंगरी, ये जो सर्बिया, ये सब 2-3 देश हैं। तो इनके भी देश में जब से लड़ाई शुरू हुआ यूरोपियन यूनियन के आदेश पर, इन्होंने रूस की काफी संपत्ति, स्पेशली जो कैश वगैरह था डॉलर के रूप में या यूरो के रूप में जहां था, उसको जब्त किया, उसको फ्रीज किया हुआ है। अब इनका अगला कदम यह आ रहा है यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि अमेरिका से, उसको हम लोग हड़प लें। और इसका असर बाकी दुनिया में क्या पड़ेगा, इसके कारण थोड़ी सी सहम सी है। लेकिन हमारी जनता को मालूम होना चाहिए कि लीबिया के गद्दाफी का, उनका भी पैसा बाहर में था, वेनेजुएला का सोना इंग्लैंड के उसे पड़ा हुआ, उसको इन लोगों ने हड़प लिया। ये मतलब कोई शर्म नहीं करते इसमें। यहां के भी भारत के बहुत सारे जो पनामा लीक्स में पता चला है, मॉरिशस में है, और यहां तक कि बाकी यूरोपियन के कई कंट्रीज में है, स्विट्जरलैंड वगैरह में, उसको ये लोग हड़प लेंगे, मतलब ऐसे ही। और आप चिल्पो भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अलावा ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने प्लान बनाया कि अगले 3 वर्षों में लोन देंगे $160 बिलियन का, 160 बिलियन। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नहीं देंगे तो 60 बिलियन का कर्ज हो रहा है इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। तो अपने जनता को, अपने सैनिकों को वेतन नहीं देगा तो लड़ेगा कैसे? अमेरिका मुफ्त हथियार देना बंद कर दिया, वो कैसे होगा? सब समस्या चल रही है। इस पे इसने कहा कि ना हम पैसा देंगे, ना हमारे सैनिक उसके खिलाफ लड़ेंगे, वो हमारे यहां लड़ने नहीं आ रहे हैं। और यदि हम पैसा देते तो युद्ध और आगे बढ़ेगा, हम नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े। तो एक तरह से कहें तो थोड़ा सेन, यानी कि यह पागलपंथी के विरोध में एक आवाज है और सही आवाज है। जी चलिए, मिडिल ईस्ट और गाजा की आज ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने पैसे की चर्चा की तो यहां जिक्र कर लेते हैं अहमद अल शरा का। पहले अमेरिकी फौजियों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए वीडियो जारी हुआ है, फिर बताया गया कि IMF चीफ के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। कितना समझ आ रहा होगा कि भाई वो कर्जा देंगे, कैसे कर्जा चुकाया जाएगा। लेकिन ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होनी है, जिसकी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है जब तक हम ये अपने इंटरव्यू की इसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसलिए उस मुद्दे को हम छोड़ रहे हैं और चलते हैं हम सीधे ट्रंप महान की तरफ। ट्रंप महान से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये कि भारतीय अफसर से पूछा जा रहा है कि बताओ क्या तुम जोहरान ममदानी को जानते हो। देखिए, एक दहशत फैलाया जा रहा है। ये जहां हुआ इलियोनोइस में स्टेट जो है वहां पे, और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये लोग वर्कर्स या मैनेजमेंट की तरह काम करते थे। वैसे मतलब अफसर नहीं जो हम समझते हैं, लेकिन मतलब उस मतलब स्टेटस के लोग थे ये। और इनको ICE के, यानी इमिग्रेशन के जो उनके है, एक तरह से वैसे ही हो रहा है जैसे गेस्टापो थे जर्मनी में, किसी को पकड़ के दबोच लेना। और ये लोग मास्क पहन के गए थे। बताइए कितना भयावह मतलब कर रहा है। और पहुंच को उसको दबोच लिया, उसको जाके बहुत सारे प्रश्न पूछना शुरू किया, तुम अपना पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, जबकि वहां के नागरिक है वो बहुत पहले से। लेकिन एक खौफ फैलाया जा रहा है कि नागरिक होना हो तुम छोड़ के भागो यहां से। और इसके साथ साथ वहां के पूरे के वर्कर्स में, पूरे शहर में हंगामा मच गया कि तुम लोग घर से बाहर निकलो। सब कोई काम धाम छोड़ के अपने घरों में भाग गया। ये यहाँ की, हालांकि उसे गवर्नर ने इसकी बहुत निंदा की है, ट्रंप की निंदा की है कि ये कौन सी बात है, कौन सा तरीका है, यह बहुत खराब चीज हो रहा है। लेकिन इसका जो है हवा वैसे ही फैलाया जा रहा है। जब हमारे यहाँ झारखंड में जब चुनाव था तो कहा गया था घुसपैठी आ गए,
बिहार में चुनाव हो रहा है तो कहा कि घुसपैठी आ गए, ये घुसपैठी अब चले जाएंगे, अगला चुनाव होगा वहां पहुंच जाएंगे। तो वही चीज वहां करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। जी, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि भैया ठीक है, जीत गया जोहरान ममदानी, लेकिन इसकी अमेरिकी नागरिकता खत्म करो। हाँ, अब उसको बहुत तरह से दबाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो वेलफेयर मेजर लेंगे, वो कहीं से भी सोर्सेस नहीं है तो हम इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन वेलफेयर मेजर जो है उसको ना लागू करने दिया जाए। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी तो किस तरह से केंद्र सरकार ने उसका काम करना तकरीबन नामुमकिन कर दिया था, वैसे ही वह ट्रंप करेंगे। सारे के सारे एड्स देना जो बेसिक है उसको छोड़ के बंद कर देंगे। इस तरह से आईसीई और इनके ट्रूप्स जाके वहां परेशानी करेंगे। इनके अगेंस्ट में हर जगह की चीज ढूंढ रहे हैं। जैसे अब वहां पे पूछ रहे हैं तो कहते हैं कि तुम ममदानी को जानते हो। इसका सवाल का कुछ भी लेना देना नहीं है, वह यहाँ का नागरिक है। तुम यह देखो और तुम जाके पूछते हो कि ममदानी को जानते हो। मतलब कहने का मतलब है कि तुम ममदानी का विरोध करो और उनका बेसिक नैरेटिव टूटता हुआ नजर आएगा कि यह जो है, बाय द वे, ममदानी की जो पत्नी वो सीरिया की है। तो कहीं ना कहीं से वह जो नैरेटिव जो इन्होंने पैदा किया था कि अरब के लोग गंदे हैं, मुस्लिम खराब हैं, देशद्रोही हैं, विदेश के लोग आ रहे हैं, वह सब नशा टूटता आ रहा है। यहां पे जो ममदानी जीते हैं वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन 2.5% भी नहीं है, यानी वहां यहूदियों, क्रिश्चियन और बाकी लोगों ने उनको वोट दिया है। बिल्कुल जी, क्या इसी के साथ जोड़ के मैं ये कह सकता हूं या ये कहना गलत होगा, आप बताइएगा, कि बीबीसी पर एक्शन लिया गया ताकि सबको डराया जाए, तभी बीबीसी का डीजी छोड़ के भाग गया? बीबीसी ने तो नहीं किया था कि जब पिछले में ट्रंप हारे थे तो उन्होंने वहां के संविधान, यानी कैपिटल, संविधान नहीं सॉरी संसद, कैपिटल हिल पर जो वहां पे हंगामा हुआ था उसका रिपोर्ट दे रहे थे। तो इस पे जो इन्होंने कहा था ट्रंप ने, उसके इस बात को हटा दिया उन लोगों ने, एडिट कर दिया जो भी हुआ। ट्रंप ने कहा कि मैं शांतिपूर्वक चाहता हूं, तो इससे लगा उस हटाने से कि ट्रंप भी चाहते हैं कि हंगामा हो, मारपीट हो, वायलेंस हो। और इसलिए ट्रंप के लोगों ने बहुत हंगामा मचाया, इतना ज्यादा बहस चला कि बेचारे 20 वर्ष से वहां पे थे, जो उसके डिप्टी डायरेक्टर बता रहे हैं ना, और जो न्यूज एडिटर है, दोनों को हटना पड़ा, दोनों को रिजिग्नेशन देना पड़ा। हालांकि डायरेक्टर ने तो ये कहा कि भाई 20 वर्षों से बहुत सेवा कर चुका हूं, व्यक्तिगत कारणों से दे रहा हूं। तो व्यक्तिगत कारण कुछ नहीं है, दबाव निश्चित रूप से है, नहीं तो इनके साथ साथ न्यूज रीडर या रिपोर्टर जो है उनको क्यों हटना पड़ा। जी, अगर आपने इस पूरी खबर का अध्ययन किया हो सर, तो इसमें एक नाम उभर कर आ रहा है टेलीग्राफ का। टेलीग्राफ ने बैंड बजाई है बीबीसी की, और टेलीग्राफ ने तमाम खुलासे किए कि किस तरीके से इंटरव्यू में काट-छांट की गई थी, क्योंकि इंटरव्यू तो 2021 का था और अब उसको काटा छाटा गया था। तो ये जो टेलीग्राफ ने बीबीसी के साथ किया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये होना चाहिए एक मीडिया को दूसरे मीडिया संस्थान के खिलाफ ऐसा करना चाहिए? मीडिया सबके बीच में कंपटीशन तो होता है, लेकिन कंपटीशन घातक हो तो वो घटियापा है। लेकिन इससे आप कैसे मुक्त पाएंगे? क्योंकि मीडिया ऐसा चीज है जो कि दुधारी तलवार है, दो तरफ से। एक तरफ से है जिसको पैसे कमा रहा है, बहुत ही पैसे कमा रहा है, मीडिया आपको मालूम है, और दूसरी तरफ दुष्प्रचार जो करने का इसका आधार बनता है, प्रचार करने का आधार बनता है, जो कि हम भारतीय मीडिया से भली भांति परिचित है। अब तो मतलब ये ढूंढना पड़ता है कि इस खबर के लिए मैं कौन सा टीवी ऑन करूं, मन ही नहीं करता, मूड ही नहीं बनता। सच्ची बात कह रहे हैं। अब चलते हैं ट्रंप महान के उस बड़े ऐलान की तरफ, जो शायद नरेंद्र मोदी तो पूरा नहीं कर पाए। रामदेव भी कहते कहते घूम रहे थे, काला धन आ जाएगा, हर देश के आदमी को इतना पैसा मिल जाएगा, 15-15 लाख की बात हुई थी, लेकिन वहां पे तो मिलने जा रहे हैं सर, और वो भी टैरिफ की वजह से। ट्रंप से जब प्रश्न पूछा तो कहते हैं कि बाकी लोग बेवकूफ है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अब दुनिया का सबसे बड़ा मालदार देश बन गया है। ये कहना चाहिए था कि सबसे बड़ा लूटने वाला देश था भी, है भी, और उसमें तेजी ला रहे हैं। बाय द वे, एक आंकड़ा में दोनों में संबंधित है, $2000 हर बंदे को मिलेगा, ये देंगे कि, और कुछ रिच लोगों को। इसका यदि हम 75 रुपया मानते हैं तो यह 1.5 लाख होता है जी, 1.5 लाख मतलब डॉलर, और उसका 10 गुना यानी 15 लाख रुपया नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि विदेशी धन आएगा तो हमारे ऐसा है। हमारे यहां तो नहीं मिला, और मुझे वहां संदेह है कि मिलेगा। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऊपर से गाजर हिला रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। जी, अगर मान लीजिए दे दिया तो नरेंद्र मोदी पे दबाव बन जाएगा फिर तो।
दे दिया तो कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोग को दे दे। अपने जो रिपब्लिकन्स के सपोर्टर हैं, जो उनके मेट लोग हैं, जैसे यहां पे लोगों को किसी को पेट्रोल पंप दे दिया, किसी को मुखिया का पद दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, वो तो मिलता है। उसको भी तो आर्थिक लाभ चाहिए, केवल वैचारिक विचारधारा से उसके सारे गुंडे थोड़ी पाल रखे। बिल्कुल सही आपने कहा कि हर चीज के पीछे एक धंधा है। वो जो खड़ा होके कह रहा है ना कि वो धर्म का रक्षक बन गया है, समाज का रक्षक बन गया है, इस जाति का उस जाति का, सबके पीछे बड़ा खेल जो है वो धंधे का है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।